जय हिंद स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10. द टॉपिक इज योर द लाइफ ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड. वीडियो पार्ट नंबर 4 फ्रॉम ज्योग्राफी. द टॉपिक इज योर द लाइफ ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड. In this fourth video, students, we will discuss about of the flora and fauna, life of the world. World यानी कि जो हमारे साउथ अमेरिका में जो हमारे ये ग्रासलैंड है, ये हमारे साउथ अफ्रीका में ये हमारे वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द टू ग्रासलैंड विच आर known in the different region. And North America, these grassland known as the prairies, and in the South Africa known as the our grassland known as the wilds. तो हमने previous videos में we have already discussed about of the prairies और उसकी जो भी climatic condition है और वहाँ की जो flora और fauna life है उसके बारे में हम discuss कर चुके हैं. तो these the species of plants are found in the prairies, and several type of plants are found in the prairies, different type of the areas and different regions. तो हम in this video we will discuss about of the तो हमारी ये प्लांट्स हैं जो हमारे पैम्पास ग्रास में पाई जाती हैं. कॉर्न फ्लावर है, ब्लेजिंग स्टार हैं, रॉक रोज हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज. तो हमने प्रेरीज जो हमारा टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो चुका है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द वेल्ड्स इन दिस साउथ अफ्रीका. हमारा जो सेकंड पार्ट चला हुआ है वेल्ड्स इन दिस साउथ अफ्रीका, जहाँ पर हमारे साउथ अफ्रीका में ये हमारे वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं. हमारे जो ग्रासलैंड हैं, जो चरागाह हैं, जो घास के मैदान हैं, ये हमारे साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं. आइए अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना लाइफ ऑफ द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका रीजन पर पाई जाने वाली यहाँ की फ्लोरा और फौना लाइफ, अर्थात कैसी यहाँ पर घास उगती है, कैसी वनस्पति होती है, कैसे ट्री होते हैं और कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. तो आइए अब डिस्कस करते हैं डिटेल में. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फ्लोरा एंड फौना लाइफ इन दी साउथ अफ्रीका वेल्ड्स. यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड हैं उसमें हमारी फ्लोरा और फौना लाइफ किस प्रकार की पाई जाती है. तो लेट अस स्टार्ट. In the high velds area are open the woodland savanna dominated by the tall perennial grasses and flowering herbs which readily catch fire during the dry season. अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ये एरिया है ये हमारी घास के लिए जाना जाता है. वुडलैंड एरिया है, टोटल खुला हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर सवाना जो हमारा सवाना ग्रासलैंड है वो यहाँ पर लंबी जो पूरे वर्ष भर जो घास उगती हैं उनको डिफाइन करता है. एंड फ्लावरिंग हर्ब्स, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जो हर्ब्स भी हैं, और जो हमारे छोटे छोटे प्लांट यहाँ पर उगते हैं जो अक्सर ड्यूरिंग द समर टाइम में आकर के वो झुलस जाते हैं और अक्सर इनमें इन ग्रासलैंड एरिया में अक्सर आग लग जाती है. द लो वेल्ड्स एवरीवेयर सपोर्ट द पार्क लाइक प्लांट कवर. अब हमारा जो दूसरा लेवल है लो लेवल वेल्स एवरीवेयर पाया जाता है. यानी कि हमारे ये टू टाइप के वेल्स होते हैं. एक तो हाई लेवल वेल्स एरिया. तो हाई लेवल वेल्स एरिया में हमारी जो घास उगती हैं उनमें अक्सर ड्यूरिंग द समर टाइम में आकर के उसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है. और इसके बाद जो हमारे लो लेवल के जो वेल्स हैं जो अक्सर हमारे यहाँ पर ड्यूरिंग द नियर दी पार्क के आसपास के जो होते हैं जहाँ पर इस प्लांट को सपोर्ट करते हैं. तो ये हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करने वाले पार्क यहाँ पर हैं जो लार्ज एरिया पर इसको प्लांट को कवर किए हुए हैं. इन हायर एरियाज द कैरेक्टरिस्टिक ट्रीज आर एकिया एंड मैरूला, द लेटर बियरिंग्स इंटॉक्सिकेटिंग प्लम लाइक फ्रूट. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फ्लोरा लाइफ होती है जिसमें हमारे कुछ कटीली झाड़ियाँ जैसी एकिया जैसी, मैरूला, लेटर बियरिंग्स इंटॉक्सिकेटिंग प्लम एक्सेट्रास फ्रूट यहाँ पर भी ग्रो होते हैं. और जो हमारा द ओपन ग्राउंड इज द डोमिनेटेड बाय द रेड ग्रास. अब हमारा जो कुछ जो क्षेत्र यहाँ का वेल्ड्स का जो क्षेत्र खुला हुआ है, ग्राउंड है, इसको हम घास का मैदान कहते हैं. तो वो क्षेत्र हमारा कुछ जो रेड ग्रासेस को डोमिनेट करता है. यहाँ पर इन क्षेत्र में हमारी कुछ लाल कलर की, लाल रंग की जो रेड टाइप की ग्रासेस
इनको डोमिनेट करता है। ये मैरुला ट्री है जो यहाँ पर हमारे बेल्ट है, ये लो लेवल बेल्ट्स पर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैरुला ट्री आर फाउंड इन द कॉमन दिस रीजन। तो यहाँ की जो अफ्रीकन एलिफेंट है बीन मेजर्ड अप टू 11 फीट। अब यहाँ की जो एलिफेंट है, यहाँ की जो एनिमल्स है, फौना जो लाइफ है यहाँ की, वो अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर जो एलिफेंट पाया जाता है लगभग 11 फीट का होता है, जो कि मोर देन द नॉर्मल हाइट ऑफ दी रूम, यानी कि हमारे जो रूम की ऊंचाई होती है उससे लगभग इसकी नॉर्मल हाइट से भी ऊपर होता है। तो ये एक हाइट है एलिफेंट की जो यहाँ के फौना लाइफ में हमारे एनिमल्स को पाई जाती है। द नॉर्मल हाइट ऑफ द रूम। द एलिफेंट स्किन इज 4 सेंटीमीटर थिक एंड हैज़ फाइन द कवरिंग ऑफ द हेयर। और इन एलिफेंट की विशेषता यह है कि इनकी जो स्किन होती है लगभग 4 सेंटीमीटर मोटाई तक होती है, यानी कि जो लायन जैसे एनिमल, पावरफुल एनिमल अगर इन पर अटैक करें तो इनकी स्किन पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता। तो यहाँ पर और इसके अलावा फाइन कवरिंग द हेयर, और इसके अलावा इनकी बॉडी पर बाल भी पाए जाते हैं। तो ऐसी विशेषता है यहाँ के एलिफेंट की। दीज ग्रासलैंड आर होम ए ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइक दी लायन, चीता, एलिफेंट, ट्राइनोसेरस, हिपोपोटामस, गिराफ, एंटेलोप, लोकली नोन एज दी कूडू, बक एंड जेब्रा। तो डिफरेंट हम कह सकते हैं ये जो हमारा बेल्ट है, लो बेल्ट जो एरिया है हमारा, एंड डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के लिए रिच है, धनी है। ये एक घर है हमारे एनिमल्स का ये क्षेत्र। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे लायन हो गए, चीता, एलिफेंट, ट्राइनोसर्स, हिपोपोटामस, जिराफ, एंटेलोप, और लोकली जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कूडू, जो एक हमारा जस्ट लाइक ए डियर के हिरन के जैसा ही होता है, एंड बक एंड जेब्रा एक्सेट्राज। तो ये हमारा कूडू है जो हमारा डियर है यहाँ पर पाया जाता है। तो इसकी ये विशेषता है, इसकी ये और एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड द लायन एक्चुअली स्लीप एज द लार्ज पार्ट ऑफ द डे। और यहाँ के जो लायन हैं उनकी विशेषता यह है कि ये लगभग 24 हार्स में 22 हार्स जो है वो दिन में सोते हैं, और ओनली 2 आवर्स के लिए केवल अपने भोजन की तलाश में हंटिंग के लिए निकलते हैं। तो यहाँ के लायन लगभग 22 आवर्स जो है वो सोते रहते हैं, और ओनली 2 आवर्स बचे हो वो ये केवल अपने भोजन की तलाश में हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता है ऐसे एनिमल्स की। एंड नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑफ द पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब वेल्स की हमारे यहाँ के लोगों का व्यवसाय, यहाँ के लोगों की क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे ये लोग अपने रहन सहन करते हैं, यहाँ के लोग क्या इनके व्यवसाय हैं, कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइवल करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस रीजन लिव इन द विलेजेस। तो यहाँ की भी विशेषता सेम ऐसी है। तो यहाँ पर जो लोग ज़्यादातर जो आबादी है यहाँ की वेल्स की वो गांव में रहते हैं। एंड दिस रीजन इज द लार्जली अनसुटेबल फॉर द कल्टिवेशन बट गुड फॉर द ग्रेजिंग। पीपल कीप द हर्ड्स ऑफ कैटल। तो यहाँ की जो भूमि है वो थोड़ा खेती बाड़ी के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है, ये लैंड जो एरिया है, तो यहाँ पर ग्रेजिंग के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ के टॉपिक को ग्रासलैंड के नाम से जाने जाते हैं, और ये वर्ल्ड में फेमस हैं। तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर हर एक ग्रासलैंड पाए जाते हैं, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय हम कह सकते हैं कि पशुपालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय हो जाता है। एंड पीपल कीप हर्ड्स ऑफ द कैटल, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालते हैं। एंड sheep rearing is the undertaken extensively. Merino wool is the prominent produce here and is the exported in the large quantity. तो यहाँ पर मेरिनो शीप है, भेड़ है, जो भेड़ होती हैं उनसे जो उतरने वाले जो वूल होती है, जो ऊन होती है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाले क्षेत्र में माना। तो ये इनका व्यवसाय माना जाता है यहाँ के लोगों का। तो उनसे सिर्फ से भेड़ों से मिलने वाली ऊन यहाँ के लोगों के लिए व्यवसाय का साधन बनती है। ऑन प्रोमिनेंट प्रोड्यूस हियर, और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये लोग इसका निर्यात भी करते हैं। तो डेयरी फार्मिंग इज द अदर पॉपुलर ऑक्यूपेशंस। Cattle are maintained in the cheese and milk are the produced in the huge quantity in this area. तो एनिमल्स रियरिंग यानी कि पशुपालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, और ये लोग डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पर लोग करते हैं, क्योंकि मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का पशुपालन है, और उनसे मिलने वाला दूध जिसकी ये डेयरी फार्मिंग के माध्यम से
उसका बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। एंड पॉपुलर ऑक्यूपेशन, और ये यहाँ का डेयरी फार्मिंग इन लोगों का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑक्यूपेशन में आ जाता है। कैटल आर द मेंटेन्स इन द चीज़ एंड मिल्क आर प्रोड्यूस ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ द एरिया, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में पनीर और मक्खन जैसी चीज़ों का इस क्षेत्र में दूध का उत्पादन होता है। तो ये इन लोगों के मुख्य व्यवसाय में आ जाते हैं। एंड द पीपल ग्रो सम मेजर एंड द वेजिटेबल्स, इसके अलावा इन क्षेत्रों में कुछ जगह पर यहाँ पर कुछ फसलें भी उगाई जाती हैं और कुछ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो इनके अलावा ये लोग डिफरेंट छोटे छोटे काम धंधे भी करते हैं जो इनके मेजर एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो यहाँ के लोगों खेती बाड़ी के अलावा थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के अलावा ये लोग इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ की जो फसलें उगाई जाती हैं, तो वेजिटेबल के साथ साथ मेजे एंड वीट, टोबैको एंड फ्रूट्स आर आल्सो ग्रोन। तो ये डिफरेंट टाइप की फसलें हैं, फल फ्रूट सब्जियां, ये सब यहाँ पर उगाते हैं। एंड द रीजन इज रिच इन द मिनरल एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड। अभी कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल है गोल्ड, जो सबसे प्रीशियस धातु में आती है सोना, तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है साउथ अफ्रीका, जो विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। यहाँ पर इसकी माइनिंग है, खान है, जहाँ पर ये लोग जोहान्सबर्ग इज द फेमस गोल्ड माइनिंग ऑफ द किम्बर्सी इन द डायमंड। तो यहाँ पर ये दो हमारे मेटल हैं, धातु हैं। तो हमारा जो गोल्ड माइन है वो जोहान्सबर्ग में पाई जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा किम्बरली जाना जाता है फॉर द डायमंड्स। तो यहाँ के लोगों की ये एक्टिविटी हैं, यहाँ के लोगों के ये ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हैं, जो वेल्स के लोग यहाँ पर अपने डिफरेंट टाइप की जो ऑक्यूपेशंस हैं जिससे अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर पाते हैं। तो दिस इज द रीजन वेरी ड्राई सीजन में यहाँ पर अक्सर जो ग्रास होती हैं ये सूख जाती हैं। तो यहाँ की जो फॉर्ना लाइफ है ये रिच है। तो चीता इज द कॉमन एनिमल, चीता, लायन, एलिफेंट, जिसकी हाइट लगभग यहाँ से 11 फीट होती है। एंड बैफेलो एंड राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, तो ये एनिमल्स हैं, यहाँ की फौना लाइफ है जो इस साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो वेयर इज़ द सी वाइल्ड लाइफ इज द साउथ, ये हमारे चीता हैं जो यहाँ पर अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। तो ऐसे एनिमल्स लाइफ यहाँ पे रिच है, ये धनी है ये क्षेत्र। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पे स्पॉटेड किए गए हैं। एंड मैनी मोर अदर ऑफ दिस क्षेत्र में, इस रीजन में हमारे बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ आवर वेल्स इन दिस साउथ अफ्रीका। तो हम कह सकते हैं हमारे ये ग्रास लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेवरल पर्पजेज। यहाँ पे ये ग्रास लैंड हमारे फ्रॉम एंसेंट टाइम से ही हमारे जो प्राचीन काल के आदिवासी लोग थे या जिन लोगों के पास खेती बाड़ी के साधन नहीं थे, तो वो एनिमल रियरिंग करके, हर्डिंग करके इन क्षेत्रों में, इन ग्रास लैंड में अपने एनिमल हर्डिंग करते थे और उनसे डिफरेंट टाइप के जो उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट उसको मार्केट में सेल करके अपनी लाइफ को सर्वाइवल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो दीज ग्रास लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल पर्पज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पीपल डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे ग्रास लैंड एक साधन हुआ करते थे कभी, जो विश्व में हमारे ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा व्यवसाय के साधन बने और यहाँ से एनिमल हर्डिंग करना ये मेजर ऑक्यूपेशन में आता था इन दीज रीजन्स। तो हम कह सकते हैं ये हमारे एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारे ग्रास लैंड है ये अब कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्नाइजेशन के कारण ये हमारे नेचर से, हमारे एनवायरनमेंट से डिसअपेयर होते जा रहे हैं और हमें ज़रूरत है अब इसकी कि हम जो हमारी ग्रास लैंड है हम इनको कंजर्व कर सकें, बचा सकें, हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति को बचा सकें। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द टू मेजर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। द फर्स्ट इज अवर प्रेरीज, जो कि हमारी नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं, तो हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दी वेल्स, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, वहाँ की फ्लोरा फौना लाइफ और वहाँ की वेजिटेशन लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज यू कंप्लीटेड, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।